बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आए हैं और सभी के मूड कैसे हैं इसका मुझे अंदाज़ा हो सकता है। मुझे मैसेजेस भी मिले हैं, कमेंट्स से भी मुझे पता चल गया है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा फड्डा बना हुआ है और वो तमाम लोग जो उर्दू मीडियम में तैयारी करके गए हुए थे, सारा साल उर्दू मीडियम में उन्होंने तैयारी की, पेपर सारा इंग्लिश में आ गया है। और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम वाले थे और वो पेपर देख के, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तीन तीन न्यूमेरिकल उसने दे दिए हैं डिफरेंट, और गेम थ्योरी में से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है और वो भी प्रोबेबिलिटी और स्टैट से रिलेटेड है। इतना ज़्यादा उन्होंने जो रूटीन के क्वेश्चन होते थे उनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मैंने अपनी वीडियोस लगाई हैं, अगर वो वीडियोस आपने की हैं, उसके क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए हैं, तो इन 7 में से 4 क्वेश्चंस फिर भी आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। वो सारे उसी में से ही आए हैं जो मैंने, क्योंकि मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक तो इसमें से न्यूमेरिकल आया हुआ है और एक थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है। 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। वो याद करें, आपको जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये बताए थे। ठीक हो गया, तो 2 क्वेश्चन तो इनमें से आ गए आपके। दूसरा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर बिहेवियर का आपने चैप्टर कर लेना है। MRTS वो पूरा 10 नंबर का वो उसमें से आया होगा। 2.5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैंने आपको कहा था गेम थ्योरी आपने तैयार करनी है, तो गेम थ्योरी का एक पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो मेरे नाकिस राय के मुताबिक जो मुझे लगता था कि बच्चों को आने के चांसेस है, वो मैंने बता दिए। पेपर उसी में से आया। सिर्फ मसला ये है कि 1-2 न्यूमेरिकल उन्होंने फालतू पूछे हैं। अभी पेपर मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। और उर्दू मीडियम वाले खास तौर पे सारा साल जिन्होंने बेचारों ने उर्दू में तैयारी की है, अब पेपर इंग्लिश में आ गया, वो उनके लिए दिली हमदर्दी है मेरे तरफ से, क्योंकि वो बेचारे वो इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करें। एक तो इंग्लिश वाले परेशान थे कि पेपर जरा रूटीन से हटके आया, दूसरा उर्दू वाले वो कहते थे कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमें तो आता ही नहीं है ये पेपर। इस दफा जो एडमिशन फॉर्म सभी ने भिजवाया उसमें उर्दू इंग्लिश मीडियम की ऑप्शन ही नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश में सारा कुछ आपने अडोप्ट करके फिल करके वो इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करनी थी। यहां से एक इंडिकेटर मिलता है कि पेपर इंग्लिश मीडियम आएंगे सारे। दूसरा, इसके अलावा अब आप लोगों ने आगे वाले जितने भी पेपर हैं, अब 13 तारीख को आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, उसकी तैयारी बहुत अच्छी करें। इंग्लिश की अब आप नोट्स अवेलेबल है, नोट्स के लिए रब्ता करें, उसको आप रट्टा लगा के करें। इन 3 क्रूशल डेज में यही हो सकता है। कोशिश करूंगा मैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उनकी भी वीडियो बना दूं, उसके आप तैयारी करके वर्किंग स्टार्ट कर दें। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर पे अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर क्या आया है और कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे, किसमें क्या करना चाहिए था। ये जी माइक्रो इकोनॉमिक्स 2021 का और सप्ली 2020 वालों का, ये इनका पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज फर्म प्रोडक्शन इज गिवन बाय Q - 12 - L स्क्वायर। ये दिया हुआ है और यहाँ पे कहते हैं एल की रेंज आप 0 से लेके 6 तक लेके जाएं और लेबर डिमांड कर्व आप बना दें। एल की वैल्यूज पुट करते जाएं, 0 पुट करें क्यू का एक आंसर निकल आएगा, 1 पुट करें क्यू का दूसरा आंसर निकल आएगा। इस तरह आपने इसका ग्राफ बना लेना, इनको प्लॉट कर लेना, लेबर डिमांड कर्व बनेगी। वैसे भी ये ड्राइव लेबर डिमांड कर्व जो जिन्होंने नोट्स भी मेरे से परचेज किए हुए हैं या उसमें से तैयारी की है, नोट्स का सेट 2 में बिल्कुल लास्ट टॉपिक है लेबर डिमांड कर्व वाला। बी पार्ट में कहता है जी कितने यूनिट वो हायर करेगी, वेज रेट अगर 30 हो तो जहां पे MPL वेज रेट के इक्वल हो जाए वहां पे उतनी क्वांटिटी लेबर की निकल आती है। एक छोटी सी डायग्राम है। और सी पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है, ये टोटल डिमांड कर्व वाला, लेबर डिमांड कर्व वाला जिसने चैप्टर तैयार किया हुआ था, क्वेश्चन तैयार किया हुआ था, ये 25 नंबर का उसमें से आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका A-B पार्ट, A पार्ट 8 नंबर के लिए है, B पार्ट के 2 पार्ट हैं, बी में 2, 7 और 10, 17 नंबर का बी पार्ट है और ए पार्ट 8 नंबर का है। इसमें भी प्रिजनर्स डायलमा, गेम थ्योरी का कंप्लीट चैप्टर अगर उसमें आपकी ग्रिप है तो ये सारा उसी में से आया हुआ है। 125 मिलने की चांस प्रोबेबिलिटी 20% है, 100 रुपया मिलने की प्रोबेबिलिटी 30% है, 50 मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% है। डिफरेंट इसके एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज क्या बनेगी वो बताना है। और न्यूट्रल पर्सन जो है वो क्या डिसीजन करेगा, इसमें थ्योरी आपने लिख के सिर्फ बता देनी है। और बी पार्ट में है प्रिजनर्स डायलमा,
उसका इन्होंने एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी मदद से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बतानी है कौन कौन सी हो सकती हैं। सारा थ्योरी का है, 2.5-3 पेजेस भी लिख दें तो ये सारा काम आपका हो जाना है इजीली। तो ये 2 क्वेश्चन ये हो गए। ये क्वेश्चन तो दूसरा पूरा क्वेश्चन वो गेम थ्योरी वाला जो मैंने अपने ये गैस पेपर में भी बताया हुआ है, ये पूरा उसी में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, ये उसकी थ्योरी है। ये परफेक्ट कंपटीशन जो तीसरे का ए पार्ट है, व्हाट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन इफ अ न्यू फर्म एंटर्स द इंडस्ट्री। नई फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर एंटर हो जाए शॉर्ट रन में, तो आउटपुट एंड प्राइस में क्या डिफरेंस आता है, क्या इन्फ्लुएंस आएगा? कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट में नई फर्म एंटर हो या पुरानी लीव करे तो प्राइस एंड आउटपुट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी थोड़ी सी आपने बतानी थी, 10 नंबर का ये पार्ट है। और बी में उसने पूछा हुआ है लॉन्ग रन एग्जिबिट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन की एक ही डायग्राम है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको, और मोनोपोली की भी एक ही डायग्राम है, उसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इन दोनों की डायग्राम बना के आपने इनका हल्का सा कंपैरिजन 4-5 लाइनों का लिख देना था। 10 नंबर का ये पोर्शन उसने पूछा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट इसका 15 नंबर का था। तो 25 नंबर कंप्लीट। ये अगर परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली आपको उसमें थोड़ी सी ग्रिप है तो 25 नंबर ये आपके आगे। अगेन ये मैंने गैस में भी बताया हुआ था। 3 क्वेश्चन हो गए। आगे कहते हैं पेज टर्न ओवर, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ले जी, ये तो 25 नंबर आपकी ग्रिप में होने चाहिए। ऐसे अब ऐसे ना करें, ये ज्यादती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का न्यूमेरिकल आया हुआ। दो प्राइसेस पूछी हुई हैं और सी की वैल्यू दी हुई है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट बनाएं, 6 नंबर ले जाएं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस ईच मार्केट की बताएं, 9 नंबर ले जाएं। और ये आपका न्यूमेरिकल 15 नंबर का आया हुआ है। और बी पार्ट बायलेटरल मोनोपोली, नोट्स में बिल्कुल 1 पेज का ये काम है, एक ही डायग्राम है, बायलेटरल मोनोपोली। तो ये आपका 10 नंबर के लिए। 25 नंबर का अगेन मोनोपोली में से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट है। कंपनी एक्स प्रोड्यूसेस सोप इन द मार्केट, और यहां पे उसने प्राइस और इनकम के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी -0.5 दी हुई है, इनकम इलास्टिसिटी इसने 1.4 दी हुई है। और वो कहता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये कह सकते हैं, ये मैंने गैस में भी नहीं बताया था, अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया है। माजरत, असल में ये है बहुत ही आसान इनिशियल लेवल का, ये बीए इंटर लेवल का सवाल है जो उन्होंने मास्टर लेवल में पूछा हुआ है। बहुत ही बात और बहुत ज्यादा आसान समझ के भी जिन्होंने इसको इग्नोर किया है वो फिर उनको नंबर नहीं मिले इसके। अब प्राइस के साथ -0.5, इसका मतलब है प्राइस के साथ सोप वो 50% रिलेट कर रही है उसकी डिमांड। अगर 1 रुपया प्राइस इंक्रीज होती है, 50% उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस के साथ डिमांड इन इलास्टिक है, लेकिन इनकम के साथ मोर इलास्टिक है, क्योंकि इनकम अगर ज्यादा होती है तो वो 1.4 इस रेशो से डिमांड सोप की वो इंक्रीज हो रही है। इस पे आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक बता देना है। इसमें यही बताना है कि प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है सोप इंडस्ट्री का। प्राइस अगर इंक्रीज हो तो इतने % उसमें डिमांड में कमी आएगी, इनकम अगर लोगों की इंक्रीज होती है तो इतने % डिमांड में इजाफा होगा। बस ये इतनी सी बात है। और ये 10 नंबर का उन्होंने पूछा हुआ था। इसका बी पार्ट है टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो सोप मैन्युफैक्चर कंपनी का, शुड दे इंक्रीज देयर प्राइस और डिक्रीज देम। आपने अपने ओपिनियन के मुताबिक ये बताना है इसमें कि अगर टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज करना चाहे ये सोप इंडस्ट्री की फर्म, तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। तो ये आपने इसका अपनी थिंकिंग के मुताबिक इसको थ्योरी में सिर्फ लिख के, जनरल सा एक क्वेश्चन है, ये बता देना था। 15 नंबर का ये सवाल है। प्राइस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा ना, लेकिन दूसरी तरफ ये थ्रेट है कि डिमांड डिक्रीज हो सकती है। लेकिन ऊपर इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि वो डिमांड लेस इलास्टिक है। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन ये है, बजाय इसके प्राइस डिक्रीज की जाए तो आप प्राइस इंक्रीज करें तो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं सोप इंडस्ट्री। तो इसका ये आपने लिखना था जी। क्वेश्चन नंबर 6 विद द यूज ऑफ एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स, ये जनरल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये उसमें से सारा 15 नंबर का एक पार्ट उसने बना दिया हुआ है। 10 नंबर का उसने पूछा हुआ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये बनानी है आपने रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट कर्व। जी ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है काफी दुनिया ने स्किप किया होगा। ऊपर तक अभी जितने मैंने क्वेश्चन बताए 6 में से 5 तो
आपको आने चाहिए, 4 तो कंफर्म आने चाहिए। ठीक है, 3 आपने कर लिए होंगे अभी तक एटलीस्ट। और ये लास्ट बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, एक्सपेंशन पाथ लिखे 12 नंबर, 12.5 नंबर का ये पूछा हुआ है। रास्ता है तो सी, उर्दू में जो करके गए हुए थे, उर्दू में तो खैर वो आया ही नहीं कुछ भी। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन MRTS, ये भी मैंने गैस में यही बताया था कि MRTS नोट याद कर लें, आपको ये नोट इसमें से आ जाना है। तो ये 12.5 नंबर का वो उसने पूछ लिया हुआ है। पेपर इतना ज्यादा मुश्किल कोई नहीं था जितना आप लोगों ने सोच लिया है, थोड़ा सा सोच के करने वाला था, टेक्निकल काम था। केयर फाउंडेशन में जब मैं जॉब करता था, हमारी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग सेशन चलते थे। एक ट्रेनर आया, उसने एक क्वेश्चन किया तमाम लोगों के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे, ये एक आपके पास वुडन एक्स है और ये एक दरख्त है, आपको ये काटने के लिए 10 घंटे का टाइम है, तो जी बताएं क्या करेंगे। सभी ने कहा जी हम दे दरादर दे मार के दरख्त को काटना शुरू कर देंगे। एक ने बीच में से कहा कि नहीं जी, मैं 9 घंटे अपना औजार तेज करने में लगाऊंगा ताकि आखिरी 1 घंटे में उसको कट करूं और आराम से। तो उसका जवाब ठीक था पूरे हाल में से, बाकी सभी के आंसर गलत थे। तो उसने भी यहां से बड़ा एक लेसन बताया कि अपनी स्किल को पॉलिश करें। ये क्वेश्चन में भी यही करना होता है, आपको जो स्टेटमेंट आ जाती है, टाइम आपने ज्यादा उसको अंडरस्टैंड करने में लगाना होता है। उसका आंसर इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं होता, उसका आंसर फिर जल्दी से लिख देना है। लेकिन आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये मोनोपोली आ गया, मोनोपोली लिखना शुरू कर दें, तो आप सारा कितना लिख लेंगे, खत्म ही नहीं हो रहा। मोनोपोली को अगर लेके बैठे, उसमें उसकी टाइप्स हैं, डिग्रीज हैं, बाइलेटरल मोनोपोली है, मल्टी प्लांट मोनोपोली है, शॉर्ट रन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, 5 डायग्राम है उसकी, लॉन्ग रन की पॉसिबिलिटी है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन उसकी कहां पे होती है। तो ये सारा अगर मोनोपोली लिखने बैठे तो 3 घंटे तो आपको इसके लिए कम पड़ेंगे। कितना लिख लेंगे, क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, पहले आपने स्टेटमेंट समझ लेनी है, क्या पूछा हुआ है उस हिसाब से आंसर बनाना होता है आपने। इसी से लोग मार खाते हैं कि बात मोनोपोली वर्ड आ गया, जो जो याद कीता है मोनोपोली का लिख दो, अल्लाह मालक है देखी जाएगी। तो इस तरह नहीं करना होता है, इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देना होता है। तो अगला पेपर की तैयारी करें, जो होना था हो गया, इसमें अब कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कंफर्म बात है कि सारे इंग्लिश में आएंगे। उर्दू मीडियम वाले भी अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो, इंग्लिश मीडियम में 3 दिन है, 3.5 दिन है आपके पास। तैयारी करें जितनी अच्छी हो सकती है, जितना हो सकता है कर लें। उसके बाद मैथ में 2 दिन छुट्टियां, स्टैट में 6 छुट्टियां, आसानी से आपका कवर हो जाएगा। बाकी कल मैं यूनिवर्सिटी कॉल करके माइक्रो और मेजर इशू इनका कंफर्म कर लूंगा कि ये भी इंग्लिश में होने हैं कि ये भी उर्दू में ही है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।